अगर वो ताइवान पर कब्जा करने की प्लानिंग कर रहा है, किसी भी तरह से आक्रमण होता है, तो सभी देश खुल करके उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अमेरिका का एक वॉरशिप और साथ में कनाडा का वॉरशिप गुजरा है। 62 वॉर के बाद चीन ने कोई जंग नहीं जीता है और एम्फीबियस ऑपरेशन, ये जो लड़ाई होगी वो हवा में होगी और जल में होगा। हालांकि जापान में ऐसा कहा जाता है कि अमेरिकी मिलिट्री बेसेस हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। हाल ही में यूएसए का वॉरशिप हिंगिस स्टेट ऑफ ताइवान से होकर गुजरा है और उसके साथ साथ कनाडा का भी वॉरशिप था, युद्धपोत था एक, और इसको देखकर चीन काफी तिलमिलाया हुआ है, गुस्से में है। लेकिन दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स का मानना है इसके जरिए अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने चीन को एक तरह से संकेत दिया है कि अगर वो अपनी विस्तारवादी नीतियों से बाज नहीं आएगा, अगर वो ताइवान पर कब्जा करने की प्लानिंग कर रहा है, किसी भी तरह से आक्रमण होता है, तो सभी देश खुल करके उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन इन सब के बीच एक मुद्दा ये भी उभर कर सामने आ रहा है कि ये वही अमेरिका है जिसने यूक्रेन को भी आश्वासन दिया था। जब यूक्रेन और रशिया के बीच तनातनी बनी हुई थी, युद्ध शुरू नहीं हुआ था, तब अमेरिका ने कहा था कि वो पूरी तरह से सहयोग देगा और साथ साथ उसके जो देश है, जो सहयोगी देश है, उन्होंने भी यूक्रेन को मदद का आश्वासन दिया था। लेकिन हुआ ऐसा कुछ नहीं। हालांकि इस समय यूक्रेन और रशिया के युद्ध में बहुत से देश हैं जो इनडायरेक्टली रूप से यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं, काफी अन्य तरह से मदद कर रहे हैं, लेकिन खुलकर कोई भी देश की सेना यूक्रेन के साथ खड़ी नहीं है। तो आने वाले समय में अगर चीन और ताइवान के बीच युद्ध होता है, तो क्या ताइवान का हाल यूक्रेन जैसा हो सकता है? और यह वास्तव में अमेरिका ताइवान की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है? क्योंकि बाइडेन ने खुलकर ये कहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति ने, कि अगर चीन ताइवान पर आक्रमण करता है तो अमेरिका पूरी तरह से ताइवान का साथ देगा। और इन्हीं तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा की है आज न्यूज नशा में। न्यूज नशा में आज हमारे साथ साथ 3 पैनलिस्ट हैं। हमारे साथ फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल सर हैं, हमारे साथ फॉर्मर मेजर जनरल एसपी सिन्हा है और हमारे साथ फॉर्मर एडिशनल डीजी हैं बीएसएफ के संजीव सूद। आप सभी का न्यूज नशा में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सर पीके सहगल सर, आपसे ही जानना चाहेंगे, जो ये वॉरशिप गया है हिंगिस, जिसने ताइवान और स्टेट को पार किया है, उसके साथ कनाडा का भी वॉरशिप युद्धपोत है, वहां से गुजरा है और इसको लेकर चीन काफी बौखलाया हुआ है, गुस्से में है। लेकिन इसके जरिए चीन को क्या संकेत देने की कोशिश की है अमेरिका ने और उसके मित्र देशों ने? ताइवान स्ट्रेट जो है वो 100 मील वाइड है। चाइना का और ताइवान के जो टेरिटोरियल वाटर्स हैं वो 12 नॉटिकल माइल है। उसके बीच का जो इलाका है वो ग्लोबल कॉमन कहलाता है और इस ग्लोबल कॉमन के बीच में से अमेरिका का एक वॉरशिप और साथ में कनाडा का वॉरशिप गुजरा है। इससे बड़ा क्लियर मैसेज चाइना को भेजा जा रहा है कि जो ग्लोबल कॉमन्स है उसमें फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हर एक के लिए है और वो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के तहत ही उसके अंदर कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने साफ तौर पर मैसेज भेजा कि चाइना की जो दादागिरी है वो नहीं चलेगी। चाइना कहता है कि 9 डैश लाइन जो हेनान उसका सबसे सदर्न मोस्ट आइलैंड है, उससे 1200 किलोमीटर दूर है, वो सारा का सारा पानी उसका है। जबकि चाइना साफ तौर पर जानता है कि वो इंटरनेशनल वाटर्स हैं और इंटरनेशनल वाटर्स में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड फ्रीडम ऑफ एयर स्पेस सभी को है। और तीसरा, उन्होंने एक बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज भेजा है चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को, जिसकी एक अहम मीटिंग होने जा रही है अक्टूबर में, कि अगर इंटरनेशनल रूल्स और नॉर्म्स का पालन नहीं किया गया तो चाइना के लिए काफी ज्यादा खतरा हो सकता है। तमाम दुनिया के देश जो है एकजुट होकर चाइना के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं टू इंश्योर कि ग्लोबल कॉमन्स जो हैं दे रिमेन द एसेट्स ऑफ ह्यूमन काइंड और चाइना किसी हालत में उसका ऊपर कब्जा न कर पाए। तो सभी को फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का अधिकार है और जिन आइसलैंड के पानी पर चाइना अपना कब्जा करना चाहता है और कहता है कि वो हमारा है, वास्तव में वो इंटरनेशनल पानी है और इसके जरिए जो एक अमेरिका ने जो हिंगिस उसका स्टेट ऑफ चाइना से गुजरा है, चेतावनी दी है चीन को कि वो अपनी दादागिरी नहीं दिखाए। अगर वो इस तरह की दादागिरी दिखाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें अमेरिका सबसे आगे होगा और उसके सहयोगी देश है, जो पूरे देश है, वो मिल करके चाइना के खिलाफ
खड़े होंगे और अक्टूबर में जो मीटिंग होने वाली है, जैसा कि सर का कहना है, उसमें भी एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि इस तरह की दादागिरी जो चाइना कर रहा है, जो पानी पर अपना कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और दिखाता है कि ये पानी मेरा है, ऐसा नहीं चलेगा। जो इंटरनेशनल पानी है वहां पे कोई भी आ जा सकता है। चाइना को लेकर हर कोई परेशान है। ये सभी जानते हैं कि चाइना की विस्तारवादी नीति जो है हर किसी को परेशान करे हुए, और इस समय लगभग 27 देश ऐसे हैं जिनका चाइना के साथ किसी न किसी रूप में विवाद चल रहा है, चाहे वो पानी को लेकर हो, चाहे वो एयर टेरिटरी को लेकर हो, चाहे वो लैंड को लेकर हो। 27 देश ऐसे हैं और उसमें से जापान, ताइवान, तिब्बत और आसपास के वियतनाम कुछ ऐसे देश हैं जो प्रमुख तौर पर जिनके साथ चाइना का बहुत जबरदस्त वाद विवाद चल ही रहा है, कोल्ड वॉर टाइप चल रही है। और ऐसे में जो दूसरे देश है जैसे अमेरिका और उनके सहयोगी देश है, वो लगातार चीन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और फिजी में हाल ही में 4 देशों ने मिलकर युद्धाभ्यास किया और एक्सपर्ट्स मानते हैं ये भी चीन को एक तरह से धमकाने की कोशिश की गई है। एक साइकोलॉजिकल उस पर प्रेशर डाला गया है कि बहुत सारे देश अब इकट्ठा हैं उसके खिलाफ, अगर वो कुछ करता है उसके खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए। क्वाड में पहले से ही 4 देश हैं, उसके अलावा जो ये युद्धाभ्यास हो रहा है फिजी में, उसमें अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन है। तो क्वाड में पहले से 4 है, उसके अलावा यूके और न्यूजीलैंड और जुड़ गया है। तो अमेरिका की कोशिश है चीन को ये एक तरह से दिखाने की कि अब सारे देश एकजुट हो रहे हैं इसके खिलाफ। एसपी सिन्हा सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो युद्धाभ्यास किया जा रहा है, क्या वास्तव में चीन को एक तरह से साइकोलॉजिकल डराने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि चीन की विस्तारवादी नीतियां लगातार बढ़ रही हैं और हर कोई देश जो उसका आसपास पड़ोसी देश है उससे परेशान है। फिजी में 4 देश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, ये युद्ध अभ्यास करने जा रहे हैं। देखिए, ये मुझे लगता है कि अमेरिका को ये एहसास हो गया है कि चीन के तरफ से ताइवान के परिप्रेक्ष्य में बहुत बड़ा खतरा है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ खतरा बहुत ज़्यादा है क्योंकि ताइवान सिर्फ और सिर्फ 80 मील दूरी से चीन के ईस्टर्न कोस्ट से, पूर्वी कोस्ट से सिर्फ 80 मील के दूरी पे स्थित है। और वो भौगोलिक नज़दीकी के वजह से ताइवान का खतरा बहुत ज़्यादा है। जितना अमेरिका या नाटो कंट्रीज़ को यूक्रेन में खतरा नहीं है, उससे कई गुना ज़्यादा खतरा है ताइवान में। और मुझे तो ताज्जुब लगता है कि मिलिट्री के रूप से या इक्विपमेंट सप्लाई के रूप से अमेरिका उतना इंटरेस्ट क्यों नहीं ताइवान में ले रही है। इतना उसने पैसा दिया है यूक्रेन में, लेकिन जब ताइवान की बात आती है तो जिस क्वांटिटी और क्वालिटी में और जिस तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए था वो मुझे पूरी तरह से दिख नहीं रहा है। लेकिन चलिए ये देखते हैं कि फिजी में जब ये 4 देश एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, ये मसल फ्लेक्सिंग है, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, ये स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग है चीन को कि अब हमारा नंबर बढ़ता जा रहा है। पहले ही क्वाड में 4 देश हैं, उसके अलावे अब यूके और न्यूजीलैंड भी अब जुड़ रहे हैं इस युद्ध अभ्यास में। तो ये चीन के को चेतावनी है कि आप अपने दायरे में रहना सीखो, और नहीं तो हम पूरी तरह से अपने आप को तैयार कर रहे हैं। क्योंकि यदि जंग छिड़ेगा, हालांकि मुझे लगता है कि चीन को इतना हिम्मत नहीं है, और जियो स्ट्रैटेजी और जियो पॉलिटिक्स और यदि मिलिट्री का स्ट्रेंथ नापें और जो डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी है एम्फीबियस ऑपरेशन में, तो वो इतना आसान नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ चीन अटैक भी करता है ताइवान पे तो ये एम्फीबियस ऑपरेशन होगा। 62 वॉर के बाद चीन ने कोई जंग नहीं जीता है, और एम्फीबियस ऑपरेशन, ये जो लड़ाई होगी वो हवा में होगी और जल में होगा। तो एम्फीबियस ऑपरेशन बहुत कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होता है, और ताइवान के वेस्टर्न कोस्ट पे, पश्चिमी कोस्ट पे जो बीचेस हैं वहीं पे लैंड कर सकता है शिप्स, और लैंड करना इतना आसान नहीं है। बीचेस बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड हैं, उनकी संख्या कम है। तो ताइवान और अमेरिका तो पूरी शक्ति लगा देंगे, और ब्रिज हेड बनाना, उसको एक्सपैंड करना और फिर अपना मकसद हासिल करना, ये सब मिलिट्री एम हासिल करना, ताइवान को कैप्चर करना, ये सब इतना आसान नहीं है जितना चीन समझता है। और मेरा ख्याल कहीं ना कहीं चीन इस बात से अवगत है कि ये मिलिट्री एडवेंचर बहुत कॉस्टली उसको पड़ेगा। यदि कुछ भी एडवर्स स्थिति हुई
तो इसका अंजाम प्रेसिडेंट जी को भुगतना पड़ेगा, उसका पॉलिटिकल पावर जाएगा। तो इसी सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है ये मसल फ्लेक्सिंग है, शैडो बॉक्सिंग है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है और स्ट्रैटेजिक मैसेजिंग है चीन को कि आप अपने औकात में रहना सीखो। तो 2-3 बातों का यहाँ पे जिक्र किया है एसपी सिन्हा सर ने। एक तो कि यूक्रेन को लेकर जो अमेरिका जिस तरह से दिलचस्पी दिखा रहा है, हथियार भी दे रहा है और तमाम तरह से सहायता कर रहा है, ताइवान को लेकर इतना नहीं लग रहा है। जबकि खुलकर बाइडेन प्रशासन ने कहा है कि अगर चीन ताइवान के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है तो वो भी उसके खिलाफ खुल करके सामना करेगा और सहयोग करेगा। दूसरा, एक तरह से साइकोलॉजिकल प्रेशर डालने की कोशिश की गई है चीन पर। फिजी में जो युद्धाभ्यास किया जा रहा है और सर का भी मानना है कि क्वाड में पहले से ही 4 देश है, न्यूजीलैंड और यूके जो है अब और मिल गया है, तो सारे देश 1, 2, 3 संख्या लगातार बढ़ रही है ये संख्या देशों की, और चीन पर एक प्रेशर डालने की कोशिश की गई है। और चीन को भी ये पता है, जैसा कि सर का मानना है कि चीन को भी ये पता है कि युद्ध करना किसी से आसान नहीं होगा, क्योंकि सारे देश मिलकर इकट्ठे उस पर वार कर सकते हैं। और ये युद्ध सर का मानना है जल और हवा में होगा, जो बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। लेटेस्ट इक्विपमेंट इसमें होंगे और चीन के लिए ये आसान नहीं होगा कि एक साथ वो इतने कई देशों से लोहा ले सके। और अगर ऐसा कुछ होता है तो चीन के जो प्रेसिडेंट हैं उन पर भी एक तरह से क्वेश्चन मार्क लग जाएगा अगर चीन इस तरह से कोई खतरा लेता है, क्योंकि एक तरफ कई देश एकजुट हो रहे हैं चीन के खिलाफ। और फिजी में जो युद्धाभ्यास किया जा रहा है, ये एक तरह से साइकोलॉजिकल प्रेशर देने की कोशिश की गई है चीन को कि वो, और देश बता रहे हैं, अमेरिका बता रहा है और कई देश बता रहे हैं कि वो 3, 4, 5, 6 से लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उसके खिलाफ एक लंबी सेना खड़ी हो रही है। अब हम जानना चाहेंगे संजीव सूद आपसे, हम जानना चाहेंगे, आपको काफी एक्सपीरियंस भी है इन सब बातों का, कि एक अटकल्ला जो है, एक प्रश्न ये भी उठ रहा है, लगातार ये प्रश्न उठ रहा है कि रशिया और यूक्रेन का जब युद्ध शुरू नहीं हुआ था तो अमेरिका के साथ कई ऐसे देश थे जिन्होंने खुलकर कहा था कि वो यूक्रेन का समर्थन करेंगे। अगर रशिया, नाटो देशों ने कहा था कि खुलकर समर्थन करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। आज नाटो देश सहायता कर रहे हैं यूक्रेन की, लेकिन इनडायरेक्टली कर रहे हैं। किसी भी देश की सेना ने खुलकर यूक्रेन का साथ नहीं दिया है। तो ताइवान के साथ क्या ऐसी स्थिति बनेगी? और अमेरिका जो खुलकर कह रहा है कि वो ताइवान का सहयोग करेगा, सहायता देगा, लेकिन वास्तव में क्या अमेरिका को सहयोग दे सकता है? किस तरह की परेशानियां अमेरिका को उठानी पड़ेंगी अगर वो ताइवान का सहयोग देता है यदि युद्ध शुरू होता है? राष्ट्रपति बाइडेन की यह घोषणा कि चीन द्वारा ताइवान पर हमला किए जाने की स्थिति में वो अमेरिकी फौज को इस्तेमाल करेंगे, खतरे से भरी हुई है। और इनफैक्ट ये काफी प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट है, और ऐसा देखा गया है कि खास तौर पर नैन्सी पेलोसी की ताइवान की यात्रा के बाद चाइना ने उस इलाके में एंटिसिपेशन में ही मिलिट्री मैन्यूवर शुरू कर दिए हैं। अगर अमेरिका यह फैसला लेता है कि वो अपनी फौज का इस्तेमाल ताइवान में करेगा, तो यह उनके लिए काफी मुश्किल काम होगा। सबसे पहले तो जो ताइवान की स्थिति है उसमें एक तरफ तो चाइना की मेनलैंड है और दूसरी तरफ समुद्र के पार जापान है। हालांकि जापान में ऐसा कहा जाता है कि अमेरिकी मिलिट्री बेसेस हैं, परंतु वो क्या जापान इस युद्ध के लिए इन मिलिट्री बेसेस का इस्तेमाल करने की इजाजत देगा, यह एक सवाल पैदा होता है। क्योंकि यदि जापान इनको इस्तेमाल करने की इजाजत दे देता है तो वो भी युद्ध का एक भागी बन जाता है, और ऐसा हो सकता है कि चीन उनके खिलाफ भी बल का इस्तेमाल करे। दूसरी चीज, ताइवान अमेरिकी मेनलैंड से इतना ज्यादा दूर है कि उनके लिए लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन बहुत लंबी पड़ जाती है, और हथियार, एमुनिशन तथा हवाई जहाजों की रीसप्लाई और रीफिटमेंट, रिपेयर्स वगैरह के लिए उनके लिए ये बहुत महंगा पड़ जाएगा। तीसरी चीज ये है कि चाइना एक मेजर एक्सपोर्टर है अमेरिका को गुड्स और सर्विसेज का, और यदि अमेरिका इस युद्ध में
शामिल होता है अपनी फौजों को ताइवान में भेजकर, तो चाइना उनकी इकोनॉमी को क्रिपल करने की काबिलियत रखता है। इसके अलावा यह भी देखा गया है कि अमेरिका ने जब जब भी विदेशों में अपनी फौजों के द्वारा हस्तक्षेप किया है, तब तब उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। हालांकि वो काफी समय के बाद भी हो सकता है कई जगह पर मुंह की खाई हो, जैसे अफगानिस्तान में अभी हुआ। तकरीबन 16-18 साल के बाद उनको वापस। तो सर का भी मानना है कि ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि आने वाले समय में यदि चीन और ताइवान भिड़ते हैं तो ताइवान का हाल भी यूक्रेन की तरह हो सकता है। बहुत बड़े बड़े देश जो उसकी सहायता की बात कर रहे हैं, आने वाले समय में जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आएंगी तो ये देश पीछे हट सकते हैं। और अमेरिका पर तो भरोसा किया ही नहीं जा सकता। कई तरह के एग्जाम्पल दिए हैं, चाहे वो अफगानिस्तान का हो, चाहे वो इराक का हो, कि अमेरिका ने वहां घुसा और वापस फिर उन्हीं लोगों को उन्होंने सत्ता सौंप दी जिनके खिलाफ अमेरिका लड़ाई लड़ रहा था। तो अमेरिका ने बीच में, वियतनाम में बहुत साल पहले उसने ऐसे ही किया, बीच में छोड़कर भाग आता है अमेरिका। तो अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और जिस तरह की परेशानियां, अगर वो ताइवान का सहयोग देता है तो परेशानियां बहुत है अमेरिका को। सबसे बड़ी बात है कि जो ज्योग्राफिकली जो ताइवान और अमेरिका की दूरी है वो बहुत ज्यादा है, और ऐसे में आर्म्स सप्लाई करना, सैनिक सप्लाई करना, हेलीकॉप्टर्स और तमाम तरह की रिपेयरिंग का जो काम है वो बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा। दूसरा, जापान जो है वो अमेरिका मिलिट्री बेस है, लेकिन जापान की सहमति बहुत जरूरी होगी कि वो जो अमेरिका के जो कहा जाता है मिलिट्री बेस है जापान में, वो उसकी इजाजत दे दे अमेरिका को यूज करने के लिए। तो जापान भी उसका भाग हो जाएगा, और ऐसे में जापान की सहमति भी बहुत जरूरी है। और तीसरा जो बहुत बड़ा कारण है कि बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है चीन अमेरिका में, और यदि चीन के साथ अमेरिका भिड़ता है तो जो इकोनॉमी है अमेरिका की वो क्रिपल कर सकता है चीन। तो तमाम तरह की परेशानियां अमेरिका के सामने प्रैक्टिकली हैं, और यही होता है कि आश्वासन दे दिए जाते हैं जब प्रैक्टिकली ग्राउंड पर चीजें आती हैं, क्योंकि समस्याएं इतनी आती हैं, हर कोई पीछे हट जाता है। और यूक्रेन के युद्ध में भी ऐसा ही हुआ कि अपने समय में नाटो ने भी आश्वासन दे दिया, अमेरिका ने भी दे दिया, कई और देशों ने दे दिया, लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ तो कोई भी खुलकर सामने खड़ा नहीं हुआ। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ चीन पर टोटलिटी में सारे देश जो विश्व के बड़े बड़े देश है पूरी तरह से प्रेशर बनाए हुए हैं, और चीन को अच्छी तरह से पता है कि अगर वो ताइवान के खिलाफ कुछ करता है और या इंटरनेशनल सीमा पर खास तौर पर पानी में अपना कब्जा जमाने की कोशिश करता है, तो बहुत से सारे देश हैं जो इस समय इकट्ठा हो चुके हैं, वो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और ऐसे में जो चीन की जो प्रेसिडेंट है उसके लिए भी अपनी जनता को के सामने सवाल खड़ा होगा, जनता को फेस करना भारी हो जाएगा। तो चीन बहुत सोच समझ के जो भी कदम उठाएगा, सोच समझ के उठाएगा। दोस्तों, न्यूज नशा की कोशिश रहती है कुछ ऐसे मुद्दों पर बात की जाए जो कुछ अनटच्ड रहते हैं, जिन पर चर्चा नहीं होती, और बहुत से लोग जानना भी चाहते हैं डिफेंस की एक्टिविटीज के बारे में। तो हमारी कोशिश रहती है एक्सपर्ट्स के माध्यम से आपको तमाम तरह की जानकारी दी जाए, सिंपल शब्दों में, विस्तार से। और उम्मीद है हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आता होगा, इसलिए देखते रहिए, बने रहिए न्यूज नशा के साथ, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।